देखिए बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सुरवेश्वर सिद्धांत क्लासेस अकोला। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करोजन ऑफ आयन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। बराबर है। तो इससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। व्हाट इज मीन बाय करोजन, करोजन ऑफ मेटल्स को किस किस नाम से जाना जाता है, ये हमें पॉइंट देखना है। और बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पर से करोजन ऑफ आयन को हमें एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ करोजन, ये सारे टॉपिक देखने हैं बच्चों। तो देखिए, इससे पहले हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लिया है। अब ये लास्ट टॉपिक है। बाद में एक नया जो पार्ट ऐड हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2-3 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग टॉपिक अब बाकी बचा है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, करोजन ऑफ आयन। अब करोजन हम किसे कहेंगे? तो देखिए, हमने देखा है कि कुछ मेटल्स जिन्हें हम रिएक्टिव मेटल के नाम से जानते हैं, जैसे वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, उनके साथ रिएक्ट होकर अनडिजायर्ड कंपाउंड तैयार करते हैं। और धीरे धीरे वो मेटल उस अनडिजायर्ड कंपाउंड में, यूजलेस कंपाउंड में कन्वर्ट होते जाते हैं और मेटल की क्वांटिटी कम होती है। ये जो फिनोमिनन है, कन्वर्शन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायर्ड कंपाउंड्स, यूजलेस कंपाउंड्स, ड्यू टू एक्शन ऑफ मेटल विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर, इसे हमें क्या बोलते हैं? करोजन बोलते हैं। बराबर है। अब इस करोजन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि आयन करोड होता है तो उसके करोजन को हम रस्टिंग ऑफ आयन बोलते हैं। बराबर है। जो अपना कॉपर है, कॉपर पर ग्रीनिश कलर की कोटिंग चढ़ती है। जैसे हम कॉपर के बर्तन हैं, बहुत दिन तक यूज नहीं करते, पूजा में ही उसे यूज किया जाता है, डेली यूज में वो नहीं आते, तो ऊपर रहते रहते कपाट में रहते रहते क्या होते हैं? ग्रीनिश बन जाते हैं। और जो ग्रीनिश कोटिंग उस पर चढ़ता है वो भी क्या है? करोजन ऑफ कॉपर का ही एग्जाम्पल है। उसे हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। सिल्वर जो है वो भी हवा और एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर ब्लैकिश पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। लेड जो है, फ्रेशली कट पीस अगर लेड का लेते हैं तो थोड़ा सा चमकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसकी चमक कम होती है, तो डल पड़ते जाता है। बराबर है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम करोजन ऑफ मेटल के नाम से जानते हैं। रस्टिंग, ये नाम जो है वो सिर्फ आयन के केस में यूज किया जाता है। तो करोजन ऑफ आयन इज स्पेशली कॉल्ड एज रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ कॉपर, ऐसा कोई शब्द प्रयोग हम नहीं करते। बराबर है। तो रस्टिंग ऑफ आयन ही होता है। तो रस्टिंग इज जनरली यूज फॉर द करोजन ऑफ आयन। रस्टिंग ऑफ आयन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो बच्चों, हम करोजन को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? Any chemical or electrochemical process of decay or decomposition of metal due to action of surrounding medium and moisture is called as corrosion of metal. तो इस तरह से हम corrosion को define कर सकते हैं। Any chemical or electrochemical decay or decomposition of metal by the action of surrounding medium and moisture is called as corrosion of metal. बराबर है। तो हमें करोजन को ऐसे डिफाइन करता है। और एग्जांपल तो हमने अभी अभी देखे, रस्टिंग ऑफ आयरन है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर है, लॉस ऑफ लस्टर ऑफ लेड है। ये सारे एग्जांपल है करोजन के। अब करोजन को हमें एक्सप्लेन करना है, और वो भी किसके बेसिस पर से? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बेसिस पर से। तो ऐसा समझा जाता है कि जो आयन है, समझो एक आयन का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक रॉड ही ले लेते हैं, समझो ये आयन है। अब आज भी हमें 100% प्यूरिटी अचीव नहीं करते आती। आज के तारीख में भी हमें 100% प्यूरिटी आयन के लिए अचीव नहीं करते आती। मतलब जो भी आयन हमारे सामने आता है, जो भी आयन का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? इम्प्यूरिटी रहती है। और ये इम्प्यूरिटी जो है आयन में कैसे फैली रहती है? अनइवनली फैली हुई रहती है। तो किसी एक रीजन में इंप्यूरिटी ज्यादा होगी तो किसी एक रीजन में इंप्यूरिटी कम होगी। तो ऐसा समझो कि हमारे पास एक आयन का रॉड है और ये आयन के रॉड का सरफेस है। तो आयन के रॉड के सरफेस पर कहीं पे इंप्यूरिटी का प्रमाण ज्यादा होगा तो कहीं पे इंप्यूरिटी का प्रमाण कम होगा। तो समझो ये एनोडिक रीजन है, और एनोडिक रीजन का रोल कौन प्ले करता है? तो जनरली जो प्योर आयन होता है वो क्या करता है? प्योर आयन जो होता है वो जनरली एनोड का रोल प्ले करता है, और इम्प्योर रीजन ऑफ आयन एक्ट्स एज अ
कैथोड। तो इम्प्योर रीजन कैथोड का रोल प्ले करता है एंड प्योर रीजन जो है रिलेटिवली प्योर, जरा ज्यादा प्योर होगा, तो प्योर आयन का जो रीजन है वो किसका रोल प्ले करेगा? एनोड का। तो हमारे पास आयन का एक रॉड है, उसका ये सरफेस है, तो इस रीजन में जरा सी इंप्योरिटी कम है, मतलब ये रिलेटिवली प्योर रीजन है, और यहाँ पे इंप्योरिटी ज्यादा है तो ये रिलेटिवली क्या है? इम्प्योर है, ज्यादा इम्प्योर है। तो जो रिलेटिवली मोर इम्प्योर रीजन है आयन का सरफेस का, वो एक्ट्स एज अ कैथोड, एंड जो रिलेटिवली प्योर रीजन है इट एक्ट्स एज अ एनोड। तो ऐसे आयन के सरफेस पर बहुत सारे इम्प्योर रीजन एंड रिलेटिवली प्योर रीजन होंगे। तो प्योर रीजन एनोड एंड इम्प्योर रीजन कैथोड का काम करेगा, और ऐसी बहुत सारे रीजन्स होने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तैयार होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। इनको हम करोजन सेल भी, करोजन कपल भी बोल सकते हैं। तो एनोड है, कैथोड है यहाँ पे, तो इस कॉम्बिनेशन को करोजन सेल या करोजन कपल भी बोला जाता है। तो भाई यहाँ पे एनोड और कैथोड तो है, लेकिन व्हाट अबाउट द मीडियम, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का रोल कौन प्ले करेगा? तो देखिए बच्चों, बहुत सारे व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज है, वहां से CO2 गैस बाहर निकलता है, और ये CO2 गैस एयर में मिक्स होता है। CO2 गैस जब एयर में मिक्स होता है तो वहां पे मॉइस्चर के साथ तो कंबाइन होता है, मतलब CO2 गैस व्हेन comes out from various sources combines with a moisture present in air and it get converted into carbonic acid। तो कार्बोनिक एसिड भी जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, उसी में क्या रहेगा? डिसॉल्व रहेगा। तो CO2 ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज है, वहां से जो CO2 निकलता है वो एयर के साथ मिक्स होता है, एयर में जो मॉइस्चर है उसके साथ फिर CO2 कंबाइन होता है और क्या तैयार करता है? H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये कार्बोनिक एसिड हवा में तैयार होता है और हवा में ही डिसॉल्व होता है। हवा में डिसॉल्व होता है मतलब हवा में जो मॉइस्चर है उसी में डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होता है तो फिर क्या होगा? एसिड है तो डिसोसिएट भी होगा, फॉर्मिंग H पॉजिटिव आयन एंड HCO3 नेगेटिव आयन। The H2CO3 which is formed as a result of combination of CO2 and H2 get dissociated into the moisture present in air in H positive ion and HCO3 negative ion। तो H पॉजिटिव आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन हमें मिलेंगे। ये आयन अब हवा में प्रेजेंट है और ये हवा इस रॉड के आजू बाजू में घूमती रहेगी। अब हवा में ये जो आयंस है हवा के साथ मूव होंगे, मतलब आयंस मूव होके आयोनिक कंडक्टेंस दिखाएंगे। तो ये जो यहाँ पे आयन रॉड के आजू बाजू में जो हवा है, जिस हवा में ये आयंस प्रेजेंट है, दैट एयर एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट, एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये प्योर रीजन एनोड का काम, इम्प्योर रीजन कैथोड का काम करेगा। एंड जो एयर इस आयन रॉड के आजू बाजू में घूम रही है, जिस हवा में ये आयंस प्रेजेंट है, वो हवा किसका काम करेगी? इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगी। तो देखो यहाँ पे सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रोड चाहिए थे, एनोड एंड कैथोड, और क्या चाहिए था? इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे एनोड भी है, कैथोड भी है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसे स्पेशल नाम दिया है हमने करोजन कपल और करोजन सेल। तो ऐसे आयन के सरफेस पर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ छोटे छोटे क्या होते हैं? करोजन कपल्स होते हैं, करोजन सेल होते हैं। मतलब ये जो आयन का सरफेस है इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ क्या रहेंगे? करोजन कपल्स, करोजन सेल्स रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन का मानना है, बराबर है। तो यहां तक ये हमारा एजम्पशन था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन ही गया है, करोजन कपल बन गया है, तो यहाँ पे अब रिएक्शन कैसे होगी? तो जाहिर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर मान रहे तो यहाँ पे एनोड के पास कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड के पास रिएक्शन क्या होगी? एंड व्हाट विल बी द नेट सेल रिएक्शन? तो हमेशा की तरह हमें ये भी पॉइंट्स देखने हैं। तो हम देखेंगे कि रिएक्शन एट एनोड क्या होगी। तो रिएक्शन एट एनोड मतलब रिलेटिवली जो प्योर रीजन है वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो एनोड है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा? आयन के एटम्स। तो Fe एटम्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Fe पॉजिटिव आयन विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आयन के एटम ने जो ऑक्सीडेशन में गया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस सरफेस पर क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे डिप्रेशन दिखाया है। भाई यहाँ पे डिप्रेशन क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि Fe जब Fe पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो Fe पॉजिटिव आयन इज अ वाटर सोल्यूबल। तो जब बारिश का पानी गिरेगा
तो ये Fe डाइपॉजिटिव आयन जो तैयार हुए हैं वो क्या होंगे, बारिश के पानी में मिक्स होकर डिजोल्व होकर वहां से चले जाएंगे और Fe डाइपॉजिटिव आयन बनकर निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन, खड्डा गिरेगा, बराबर है। तो यहाँ पे ऐसे डिप्रेशन, छोटे छोटे डिप्रेशन तैयार होते हैं और इन डिप्रेशन में ही क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो यहाँ इस एनोड पर ऑक्सीडेशन ऑफ Fe की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये है हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो देखो बच्चों, द प्योर रीजन acts as a anode. In that region Fe atoms undergo oxidation to form ferrous ion, Fe positive ion along with 2 electron. These 2 electron get accumulated on that region, therefore this anodic region becomes negatively charged, negative potential develops there and Fe positive ion बारिश के पानी के साथ डिसॉल्व होकर चले जाएंगे। तो टाइम के साथ यहाँ पे डिप्रेशन सरफेस पर बढ़ते जाएंगे। डिप्रेशन पहले कम होगा, धीरे धीरे समय के साथ वो डिप्रेशन और गहरा बनते जाएगा, उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे थिकनेस ऑफ आयन रॉड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है एट एनोड, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और इसे हमने कहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। अब रिएक्शन एट कैथोड क्या होती है, तो रिएक्शन एट कैथोड क्या होगी, तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन में कौन जाएगा भाई, तो जाहिर है अब रिडक्शन में यहाँ पे कौन जाएगा, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन में जाता है। तो ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, अब यहाँ पे मैं हाफ O2 लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया। तो हाफ O2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन फॉर्म फ्रॉम दिस कार्बोनिक एसिड। तो इन आयंस के प्रेजेंस में O2 गैस क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में हाफ O2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो O2 गैस के मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होंगे। हाफ मोल ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन कैथोडिक रीजन से निकाल लेगा। तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो कैथोडिक रीजन के पास जाएगा और वहां से 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो यहां से कैथोडिक रीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो ये कैथोडिक रीजन क्या बनेगा भाई, पॉजिटिवली चार्ज, और इस तरह से पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा इम्प्योर रीजन में, दैट इज कैथोडिक रीजन में। तो रिएक्शन एट कैथोड मतलब यहाँ पे हमें कौन सा रीजन ध्यान में रखना पड़ेगा, इम्प्योर रीजन। तो O2 gas first split up into atomic oxygen. That atomic oxygen move towards the cathodic region, that is impure region, where it accept electron from that region and get converted into O negative ion, and O negative ion combines with this H positive ion from moisture, from air, and get converted into H2O. तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। दिस इज अवर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो इतनी सिंपल रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है बच्चों। तो ये O नेगेटिव और 2H पॉजिटिव कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे, H2O तैयार करेंगे। तो व्हाट इज अ नेट रिएक्शन ड्यूरिंग करोजन ऑफ आयन, तो हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखो दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो अब हम डायरेक्टली उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ O2 लेते हैं तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे हाफ O2 प्लस 2 H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2O ऐसा लिखा। ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। अब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो Fe सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2 H पॉजिटिव गिव्स Fe डाइपॉजिटिव आयन प्लस H2O। तो ये है अपनी नेट सेल रिएक्शन। अगर आप EMF सीरीज में जाओगे और वहां पर आयन का, आयन ऑक्सीजन का SRP देखोगे तो E0 सेल निकाल पाओगे। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस करोजन सेल। अगर मैं करोजन सेल का EMF निकालना चाहता हूं तो देखो ये जो हमारा एनोड है Fe उसका SRP का वैल्यू है 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट। एंड ये जो ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो है प्लस 1.23। तो SRP of oxygen is 1.23 and SRP of iron is minus 0.44। अब हम E0 सेल भी निकाल सकते हैं। E0 सेल का फार्मूला हमें मालूम है, E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस 1.23 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड
माइनस ऑफ माइनस 0.44, तो ये कितना होता है 1.67 वोल्ट। देखो बच्चों, ये ईएमएफ जो आ रहा है सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन जो है ये क्या स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाली है। तो इस तरह से EMF of this corrosion couple is found to be plus 1.67. It means that this corrosion of iron is a spontaneous phenomenon. तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती। ये Fe पॉजिटिव आयन फर्दर कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर के साथ और फर्दर ऑक्सीडेशन में जाते हैं, और फर्दर ऑक्सीडेशन में जाकर क्या तैयार करते हैं, रस्ट तैयार करते हैं। और रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कंप्लीट होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनती है, फिर रिएक्शंस कैसे होती है, हमने देखी है। रिएक्शन एट एनोड देखा है, रिएक्शन एट कैथोड देखा है। लेकिन ये जो फेरस आयन है ये वाटर सोल्यूबल है, मतलब मॉइस्चर के साथ अगेन रिएक्ट होंगे और फर्दर ऑक्सीडेशन में जाएंगे और क्या तैयार करेंगे, फेरिक आयन। फेरिक आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं, फेरिक ऑक्साइड, और फिर हमें रस मिलता है। तो ये रिएक्शन हम कैसे बताएंगे। द Fe पॉजिटिव आयन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ this electrochemical reaction further undergo oxidation in presence of water. तो Fe पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट होंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिएक्शन क्या होगी, तो ट्वाइस Fe पॉजिटिव प्लस ट्वाइस H2O प्लस हाफ O2, ट्वाइस Fe पॉजिटिव प्लस ट्वाइस H2O प्लस हाफ O2, तो हमें क्या मिलता है, तो Fe पॉजिटिव आयन Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें क्या मिलते हैं, 4H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन वापस एयर में मिक्स हो जाते हैं, ऐसा समझा जाता है। जो H पॉजिटिव आयंस एयर से हमने लिए थे, कंज्यूम किए थे, वो H पॉजिटिव आयन वापस एयर में छोड़े जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एसिडिक मीडियम एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। हियर H पॉजिटिव आयन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन करोजन ऑफ आयन। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो H पॉजिटिव आयन वहां पे कंज्यूम हुए थे, देखो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, वापस तैयार हो गया, और ये H पॉजिटिव आयन हम ऐसा समझते हैं कि एयर में वापस मिक्स हो गए। तो Fe2O3 तैयार हुआ, इसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और इस फेरिक ऑक्साइड में आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, +3। यहाँ पे कितनी है, +2 है। तो Fe पॉजिटिव आयन विच आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन further undergo oxidation in presence of moisture and oxygen and get converted into ferric oxide. ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है अननोन बट फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। तो यानी कि वैल्यू जो है वो अननोन है, लेकिन जो भी होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो फेरिक ऑक्साइड एज सुन एज इट इज फॉर्म combines with unknown but fixed number of water molecule and form such type of complex Fe2O3 dot NH2O। आप X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो Fe2O3 डॉट NH2O और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसे ही हम कॉमनली क्या बोलते हैं, रस्ट। और ये रस्ट कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो इस तरह से ये रस्ट तैयार होता है, और इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रस्टिंग बोला जाता है। तो Fe2O3 combines with unknown but fixed number of water molecule, और इसलिए हम रस का फार्मूला क्या लिखते हैं, Fe2O3 डॉट NH2O या Fe2O3 डॉट XH2O या Fe2O3 डॉट YH2O, where Y is unknown but definite number। तो यहाँ पे N जो भी है वो अननोन है हमारे लिए, लेकिन जो भी होगा वो डेफिनाइट जरूर होगा, बराबर है। तो अननोन एंड डेफिनेट नंबर है ये। तो ये रस का फार्मूला है। देखो करोजन ऑफ आयन से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, करोजन ऑफ आयन होता भी तो हम टेंशन नहीं लेते, लेकिन करोजन ऑफ आयन का हमें टेंशन लेना पड़ रहा है। देखो जैसे एल्यूमिनियम करोजन में जाता है, आयन भी करोजन में जाता है, उल्टा एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयन से, तो एल्यूमिनियम का करोजन फास्ट होता है आयन के तुलना में। लेकिन हम एल्यूमिनियम के करोजन का कोई ख्याल नहीं रखते, कोई टेंशन नहीं लेते। आयन की करोजन में जाने की, ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी काफ़ी कम है एल्यूमिनियम से, फिर भी हम आयन के करोजन का बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है ये रस्ट। रस्ट जो है वो ब्राउन कलर का वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। क्या है ये? वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। मतलब जैसे ही वाटर इस आयन के ऑब्जेक्ट पर गिरेगा तो ये रस्ट वहां से निकल जाएगी और फ्रेश लेयर ऑफ Fe एटम ओपन हो जाएगी। फ्रेश लेयर ऑफ Fe एटम ओपन हो जाएगी तो बाद में वो ऑक्सीडेशन में जाएगी, उसकी रस्ट तैयार होगी, वो भी पानी के साथ बह जाएगी, और
नई लेयर ओपन होगी। ऐसा करते करते ये डेप्थ जो है वो टाइम के साथ क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। थिकनेस ऑफ आयन ऑब्जेक्ट कम कम होते जाएगा, और अगर थिकनेस ऑफ आयन ऑब्जेक्ट कम हुआ तो जिस पर्पस के लिए यूज किया गया है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, वो स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो चीज टूट जाएगी, और टूट गई तो फिर हमारा नुकसान है, बराबर है। अब आयन का ऑक्सीडेशन में जाने का टेंडेंसी कम है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, मतलब आयन स्लोली करोड होता है, एल्यूमिनियम फास्टली करोड होता है। तो किसका टेंशन लेना चाहिए था हमने, एल्यूमिनियम के करोजन का, लेकिन हम टेंशन किसका लेते हैं, आयन के करोजन का। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जब करोड होता है तो Al2O3 तैयार होता है बच्चों। एल्यूमिनियम ऑन करोजन फॉर्म्स Al2O3 एंड इट इज वाटर इनसोल्यूबल एंड स्टिकी इन नेचर। तो जैसे ही Al2O3 तैयार होगा वो एल्यूमिनियम के सरफेस पर चिपक के बैठेगा और वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल है ये। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर तैयार होगी एल्यूमिनियम के ऊपर, और इसकी वजह से अंदर के एल्यूमिनियम एटम अपने आप सेफ हो गए, वो पानी के साथ निकल नहीं जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा, स्टिकी है और इनसोल्यूबल है तो पानी के साथ निकल नहीं जाएगा, इसलिए अपने आप अंदर के एल्यूमिनियम एटम सेफ हो गए। मतलब एल्यूमिनियम ने अपना प्रिवेंशन कर लिया। एक बार उसके सरफेस पर के एल्यूमिनियम एटम करोजन में गए तो अंदर के एल्यूमिनियम एटम करोजन में कभी जाएंगे ही नहीं, मतलब एल्यूमिनियम का करोजन बाद में नहीं होगा। इसलिए एल्यूमिनियम के करोजन का हम टेंशन नहीं लेते। लेकिन आयरन के ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी स्लो होने के बावजूद भी हम उसके करोजन का ढेर सारा टेंशन लेते हैं, क्योंकि इसकी जो रस तैयार होती है ब्राउन कलर की, वाटर सोल्यूबल है एंड नॉन स्टिकी है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही हमें करोजन ऑफ आयरन का बहुत सारा टेंशन लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाटर के साथ बह जाएगा, थिकनेस आयन ऑब्जेक्ट की कम होगी। तो जिस पर्पस के लिए, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की उसकी क्षमता कम होती जाएगी, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। जैसे साइकिल है, करोजन होते गया, ध्यान नहीं दिया तो एक आध दिन चालू साइकिल टूट सकती है। रनिंग कंडीशन में मोटर व्हीकल के पहिए अलग हो सकते हैं, गाड़ी टूट सकती है, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, मतलब इंजरी भी होगी, कभी कभी जान भी जा सकती है। मतलब आयन का तो लॉस हो ही रहा है, इकोनॉमिकली लॉस तो हो ही रहा हमें, लेकिन उसके साथ साथ जान का भी खतरा बनता है। शिप्स अगर करोजन की वजह से उसको छेद गिर गए तो शिप संक हो सकती है। अब शिप करोड़ों का रहता है, अब पैसों का तो नुकसान होगा, चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो लोग हैं वो भी मर जाएंगे, मतलब जान और माल दोनों का नुकसान होता है करोजन ऑफ आयरन में, और इसीलिए हमें करोजन ऑफ आयरन को सीरियसली लेना पड़ता है। तो ये था बच्चों करोजन ऑफ आयरन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, बराबर है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट याद रखने जैसे हैं, जैसे कि प्योर आयन का रीजन कौन सा रोल प्ले करता है, एनोड का। इम्प्योर आयन का रीजन कौन सा रोल प्ले करता है, कैथोड का। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का रोल कौन प्ले करता है, एयर। एयर में कौन से आयंस होते हैं, H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। कहां से आते हैं, CO2 एंड H2 के कॉम्बिनेशन से कार्बोनिक एसिड बनता है और वो आयंस तैयार करता है। ये आयंस भी कहां है प्रेजेंट में, मॉइस्चर जो प्रेजेंट है एयर में, उसी मॉइस्चर में डिसॉल्व है डिसोसिएटेड स्टेट में, मतलब ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, ऐसा बोलेंगे हम। तो जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है उसी मॉइस्चर में डिसॉल्व स्टेट में, मतलब ये एयर में ही प्रेजेंट है। तो ये आयंस along with air acts as electrolyte। अब यहां पे एक और पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है, यहां पे जो एक्सटर्नल कंडक्टेंस है, ये इलेक्ट्रोजेनिक सेल का एग्जांपल है, अपने आप स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है भाई ये, तो इलेक्ट्रोजेनिक सेल बनाएगा। और इलेक्ट्रोजेनिक सेल में आज तक आपने जितनी भी देखी है उसमें एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं थ्रू मेटेलिक वायर एंड इंटरनली आयन फ्लो होते हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज, ऐसा देखा है, बराबर है। तो इन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोजेनिक सेल electron will flow from anode to cathode in an internal circuit and cathode to anode through salt bridge, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है, यहाँ पे एक्सटर्नली करंट कौन कंडक्ट कर रहा है भाई, आयंस, एंड इंटरनली कौन कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिवली चार्ज रीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन है, ये नेगेटिवली चार्ज रीजन, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रीजन, इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, मतलब इंटरनल कंडक्टेंस इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड एक्सटर्नल कंडक्टेंस इज आयोनिक कंडक्टेंस, व्हिच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू अदर इलेक्ट्रोजेनिक सेल। तो यहाँ पे करोजन कपल में आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इन करोजन कपल एक्सटर्नली करंट इज कंडक्टेड बाय, तो आपका आंसर क्या होगा, आयंस, एंड इंटरनली करंट इज कंडक्टेड बाय, तो आपका आंसर क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन। तो इंटरनल कंडक्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड एक्सटर्नल कंडक्टेंस इज ड्यू टू आयंस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन ऑफ आयन को शॉर्ट में बता सकते हैं, बराबर है। अब करोजन कैसे फेवर किया, कौन से कंडीशन में फेवर होता है? तो देखो भाई, ये हमने करोजन की रिएक्शन लिखी, नेट सेल रिएक्शन। यहाँ पे O2 गैस दिखाई दे रहा है और H पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहे हैं, और हमें लीची-अटलियर प्रिंसिपल मालूम है। जब कभी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है फास्टली। तो जब जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्टली जाएगी, स्पीड से जाएगी, मतलब करोजन ऑफ आयन फास्ट होगा। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज वन क्राइटेरिया फॉर करोजन, बराबर है। तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा वहां पे करोजन फास्ट होगा, जहां पे ऑक्सीजन कम मिलेगा वहां पे करोजन क्या होगा? स्लो होगा। और जहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पे करोजन भी नहीं होगा। इसलिए इन स्पेस नो करोजन ऑफ आयन विल टेक्स प्लेस, बिकॉज स्पेस में ऑक्सीजन है ही नहीं। ये भी रिएक्टेंट है H पॉजिटिव आयन। जब H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब करोजन ऑफ आयन फास्ट होगा। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम करोजन ऑफ आयन इज फेवर्ड। तो हमें अब नेक्स्ट टॉपिक देखना है, फैक्टर्स फेवरिंग करोजन ऑफ आयंस। तो देखो बच्चों, एक फैक्टर हमने देखा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फेवर्स द करोजन ऑफ आयन। स्पेस में करोजन नहीं होता आयन का क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। अर्थ के सरफेस पर होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है, इसलिए। तो पहला फैक्टर हम बताएंगे फैक्टर्स फेवरिंग करोजन, तो उसमें आएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फैक्टर्स फेवरिंग करोजन में पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। जितना मीडियम एसिडिक रहेगा उतना करोजन क्या होगा? फास्ट रहेगा। जैसे कि हमने ड्राई सेल देखा था, उस वक्त मैंने बताया था NH4Cl एंड ZnCl टू एसिडिक सॉल्ट्स हैं, तो उसके प्रेजेंस में जिंक का करोजन फास्ट होता है। ठीक वैसे ही आयन का भी करोजन एसिडिक मीडियम में फास्ट होता है। तीसरा देखो, रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर Fe(half O2) एंड H पॉजिटिव के साथ साथ क्या है? मॉइस्चर भी है। जहां जहां मॉइस्चर ज्यादा होगा, देखो यहां पे Fe डाइपॉजिटिव आयन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन लेके जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में वाटर। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है करोजन के बाद वाली, Fe डाइपॉजिटिव आयन रिएक्ट्स विद वाटर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। तो वाटर का प्रेजेंस जब ज्यादा होगा वहां पे भी करोजन क्या होता है? फास्ट होता है। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर आल्सो फेवर्स द करोजन। देखो इसका एग्जांपल हमारे सामने है। जैसे कि हम अकोला में रहते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से एयर ड्राई होती है, तो यहाँ के पंखे बहुत अच्छे कंडीशन में सालों साल चलते हैं, 50 साल तक तो सर्विस देती ही है, बराबर है। लेकिन जब हम कोस्टल रीजन में जाएंगे और कोस्टल रीजन में इसी कंपनी का फैन वहां पे लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो 5-7 साल सर्विस देगा, क्योंकि कोस्टल रीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर एयर में बहुत ज्यादा है, तो वहां पे करोजन भी क्या होता है? फास्ट होता है। इसलिए कोस्टल रीजन में व्हीकल्स बोलो या जो भी आयन की लोहे की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फास्टली करोड होती है। तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये भी क्या है? एक फैक्टर है विच अफेक्ट्स द करोजन ऑफ आयन। नेक्स्ट है, अब जैसे अशोक स्तंभ का नाम सुना होगा, आज तक वो रस्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो एक्सट्रीमली प्योर आयन से बना है, और वो एक्सट्रीमली प्योर आयन बनाते कैसे थे वो आज तक हमें पता नहीं चला, वो आज भी मिस्ट्री है। अशोक स्तंभ प्योरली आयन से बना है, 100% प्योर आयन से बना है, और 100% प्योरिटी कैसे अचीव किया जाती थी वो हमारे पूर्वजों को मालूम था, हमें मालूम नहीं है। आज भी अशोक स्तंभ रस्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारी बनी हुई आयन की चीजें रस्ट होती है क्योंकि उसमें इंप्यूरिटी होती है। तो जितनी ज्यादा इंप्यूरिटी होगी उतना करोजन का रेट ज्यादा होगा। तो प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज आल्सो फेवर्स द रेट ऑफ करोजन। उसके बाद जो है फैक्टर है, अब देखो जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं, कार होती है, उस पर हम कलर कोट करते हैं, लेकिन कभी कभार गाड़ी जब हम भीड़ से चलाते हैं तो किसी की साइकिल, किसी की गाड़ी, किसी की रेगड़ी कार के सरफेस के साथ क्या होती है? टच होती है, और उसकी वजह से बाहर से दरवाजे पर, गाड़ी पर स्क्रैचेस आ जाती है, और ये स्क्रैचेस मतलब कलर निकल जाता है, अंदर का लोहा ओपन होता है। तो जहां स्क्रैचेस गिरी है उतना ही रीजन क्या होता है? करोड़ों रस्ट होता हुआ दिखाई देता है हमें, उतना ही रीजन क्या होता है? रस्ट होता है।
तो जब जब कभी आयन के सरफेस पर स्क्रैचेस आएंगे, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो स्क्रैचेस की वजह से आयन का सरफेस एरिया बढ़ता है, तो रेट ऑफ करोजन भी बढ़ेगा। तो प्रेजेंस ऑफ स्क्रैचेस ये भी करोजन बढ़ाता है। तो प्रेजेंस ऑफ स्क्रैचेस। उसके बाद हमने देखा है कि जो आयन की चीज जहां पे बेंड हुई है, जनरली हमारे पास आयन का रॉड है, तो जहां पे वो बेंड होता है वहां पे सबसे पहले वो रस्ट होता है, ज्यादा रस्ट होता है। तो जो बेंड्स है, स्ट्रेचिंग्स है, वहां पे करोजन ज्यादा होता है। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें याद रखना है। दीज आर द फैक्टर्स विच फेवर्स द करोजन, रेट ऑफ करोजन। कौन से फैक्टर्स एक बार देख लो। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, presence of impurities and presence of scratches and bends in iron object favors the corrosion of iron। तो इस तरह से हम ये फैक्टर्स फेवरिंग करोजन देख सकते हैं बच्चों। ये नोट्स में नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नोट्स में। अब हमें आयन के करोजन का टेंशन क्यों लेना है, मैंने आपको पहले बता दिया। क्योंकि आयन के करोजन की वजह से जान और माल दोनों का क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि आयन को हम किस लिए यूज करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। हमारी बिल्डिंग में भी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, इसलिए हम लोहे के बार यूज करते हैं। व्हीकल्स लोहे से बने हुए हैं, तो जो भी मजबूत चीज है वो आयन से बनी रहती है। और वो मजबूती अगर टाइम के साथ कम कम होते गई तो फिर क्या होगा, लॉस ऑफ आयन तो हो ही रहा है, मतलब उसकी कीमत कम होते जा रही है। और दूसरी बात, एक्सीडेंट अगर हुआ तो जान भी जा सकती है। इसलिए ये जान और माल दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसका करोजन हमें रोकना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू स्टॉप द करोजन ऑफ आयन। तो करोजन ऑफ आयन स्टॉप करने के लिए भी कुछ हमें मेथड्स मालूम होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हाउ टू प्रिवेंट करोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ करोजन, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो एक देखो, हम ऑयलिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गाड़ी के शॉकअप से फ्रंट वाले वो नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं। तो जब वो नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं तो उसके ऊपर बराबर एक ऑयल की लेयर चढ़ती है, क्योंकि शॉकअप में ऑयल होता है। और ऑयल की वजह से वो शॉकअप कभी भी रस्ट नहीं होते। अगर वो शॉकअप रस्ट होते तो या तो नीचे जाते नहीं, और सारा शॉक, जो सारा का सारा शॉक है हमारे शोल्डर पर आता, बराबर, मतलब हमारे ये शोल्डर के बोन्स जो है वो टूट जाते। वो शॉकअप ने स्मूथली काम करना चाहिए, इसलिए शॉकअप ने दबना चाहिए, बराबर है। और उसके इस प्रोसेस के लिए वहां पे हम ऑयल लगाते हैं। तो ऑयलिंग की वजह से क्या होता है, करोजन ऑफ आयरन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कलरिंग। देखो, सारे जो व्हीकल्स हैं उनको हम कलर करके रखते हैं, साइकिल हो या टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, जो भी आयन से बनी हुई चीज़ है उसको हम कलर लगा के रखते हैं। जैसे हमारे घर में फर्नीचर होता है लोहे का, तो उसे भी हम कलर लगा के रखते हैं। अट्रैक्टिव तो दिखता है, साथ में वो कलर जो है वो एक थीन प्रिवेंटिव लेयर तैयार करता है, प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है आयन के सरफेस पर, जो आयन के सरफेस को ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देता। तो ये कलर की लेयर है भैया, पॉलीमर है ये, और ये आयन और पानी के ऑक्सीजन के कांटेक्ट को अपोज करती है। तो आयन का सरफेस पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा नहीं तो उसका करोजन नहीं होगा। तो पहला है ऑयलिंग, दूसरा है कलरिंग, तीसरा है पैसिवेशन। पैसिवेशन मतलब, तो जो मेटल्स है, कुछ मेटल्स को करोजन से रोकने के लिए हम उसका पहले ही करोजन कर डालते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम करोड़ ना हो इसलिए हम एल्यूमिनियम को जानबूझकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और क्या तैयार होता है, Al2O3। अब Al2O3 एक बार तैयार हो गया, ये नॉन क्या है, स्टिकी है एंड वाटर इनसोल्यूबल है, इसलिए Al2O3 एक थिन फिल्म बनाएगा, प्रोटेक्टिव कवर बनाएगा, किसके ऊपर, बचे हुए एल्यूमिनियम के ऊपर। पानी के साथ ये निकल नहीं जाएगी, तो बचे हुए एल्यूमिनियम को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए जो एरोप्लेन्स है या एल्यूमिनियम से बनी हुई चीजें हैं, उनको यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसका, और ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ रिएक्ट करके। HNO3 is a powerful oxidizing agent. तो एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HNO3, इट गेट कन्वर्टेड इनटू Al2O3, और ये एक प्रिवेंटिव लेयर तैयार करेगा। तो इस मेथड को पैसिवेशन बोला जाता है। लेकिन पैसिवेशन कब यूज किया जाएगा, जब मेटल का ऑक्साइड क्या हो, स्टिकी हो एंड वाटर इनसोल्यूबल हो। तो वाटर इनसोल्यूबल एंड स्टिकी ऑक्साइड ऑफ मेटल
जब फॉर्म होगा तभी पैसिवेशन ये प्रोसेस यूज की जाएगी। तो ऑयलिंग हो गया, कलरिंग हो गया, पैसिवेशन भी हो गया। तो जनरली पैसिवेशन किसके लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम के कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का कोरोजन होने के बाद जो Al2O3 तैयार होता है वो स्टिकी है एंड वाटर इनसोल्यूबल है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करेगा और अंदर के एल्यूमिनियम एटम को कोरोजन में नहीं जाने देगा। इसलिए एल्यूमिनियम के कोरोजन का हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी सुरक्षा खुद तक करता है। ऐसा आयन में नहीं होता, क्योंकि जो रस्ट है वो वाटर सोल्यूबल है, आयन क्या है? नॉन स्टिकी है। उसके बाद है अलॉय फॉर्मेशन। हमें मालूम है कि मेटल से भी अलॉय की प्रॉपर्टी ज्यादा एडवांस होती है, मतलब अलॉय ज्यादा यूजफुल होती है। तो अलॉय फॉर्मेशन की वजह से कोरोजन को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अलॉय। तो अलॉय फॉर्मेशन ये भी एक क्या है? प्रिवेंटिव मेजर है कोरोजन का। जैसे हम स्टेनलेस स्टील तैयार करते हैं, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है एंड निकेल होता है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो है इस अलॉय को हम क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टेनलेस स्टील। इसमें जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है और ये रैपिडली ऑक्सीडेशन में जाके क्या तैयार करता है? Cr2O3। Cr2O3 Al2O3 जैसा ही क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर है एंड क्या है? स्टिकी है। और एक बार ये तैयार हो गया कि चिपक जाता है उस ऑब्जेक्ट को और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार करता है। अंदर के आयन के एटम अब कोरोजन में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन और एयर वाटर के कांटेक्ट में नहीं आते। इसलिए अलॉय फॉर्मेशन एक मेथड है टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल। उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील में प्रोटेक्टिव लेयर कौन तैयार करता है? Cr2O3। Cr2O3 की प्रॉपर्टीज Al2O3 जैसी ही है, इनसोल्यूबल इन वाटर एंड स्टिकी इन नेचर। पांचवा क्या है? पांचवी मेथड जो है हम क्या बोल सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है जिससे हम आयन को प्रिवेंट कर सकते, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आयन के सरफेस पर हम जिंक का कोटिंग चढ़ा देते हैं। अंदर की जो चीज है वो आयन से बनी हुई है और ऊपर का जो कोटिंग है वो किससे बना है? जिंक का। अब जिंक को अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखेंगे, ईएमएफ सीरीज में देखेंगे, तो आयन ऊपर है और जिंक क्या है? नीचे है। मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ऐसा कैसे भाई? आयन को हमने जिंक से क्यों कोट कर दिया? तो जब हम आयन के ऑब्जेक्ट को जिंक के लेयर से कोट करेंगे तो जिंक की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि जिंक ईएमएफ सीरीज में नीचे है इसलिए। और जब जिंक ऑक्सीडेशन में जाता है तो क्या तैयार करेगा? जिंक ऑक्साइड। ये भी क्या है? स्टिकी है। और ये क्या करेगा? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार करेगा आयन ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब अंदर का आयन जो है एयर एंड मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो उसका कोरोजन भी नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस इन विच जिंक इज कोटेड ऑन आयन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन एंड गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स आयन फ्रॉम कोरोजन। समझो इस गैल्वेनाइज आयन को स्क्रैचेस आई भी और अंदर का आयन ओपन भी हुआ तो भी आयन का कोरोजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आयन भी है और जिंक भी है। समझो गलती से स्क्रैचेस आ गई गैल्वेनाइज आयन पे, अंदर का आयन ओपन हो गया, एयर एंड मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो Fe किस में कन्वर्ट होगा? Fe पॉजिटिव आयन में। लेकिन जैसे ही Fe पॉजिटिव आयन तैयार होगा तो जिंक रेडिली ऑक्सीडाइज होगा Zn पॉजिटिव आयन में एंड Fe पॉजिटिव आयन को तुरंत क्या करेगा? रिड्यूस करेगा Fe में। तो जो ऑक्सीडाइज Fe है वहीं का वहीं क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, तो वहीं पे वो आयन के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब स्क्रैचेस आ भी गई गैल्वेनाइज आयन को तो भी उसका कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सैक्रिफिशियल मटेरियल है। कौन? जिंक। जिंक बेचारा बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, खुद की जान देकर आयन को बचाता है। बराबर है? तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। बराबर है? एक है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन जैसे हमें बोला जाता है भाई रखवाली किसको दी जाए, तो जो चोर है उसे ही रखवाला बना दिया जाए तो फिर चोरी नहीं होगी। चोर के हाथ में ही चाबियां देनी चाहिए। चोर के हाथ में चाबियां देंगे तो फिर वो चोरी नहीं कर पाएगा। ऐसी कहावत है अपने, चोर के हाथ में चाबियां दे दो मतलब चोरी नहीं होगी। उसके ऊपर इतना भरोसा डाल दो कि वो चोरी करेगा ही नहीं। तो वैसे ही हम आयन जो ऑक्सीडेशन में जाने वाला है, आयन जो
एनोड का काम करता है, उसे जबरदस्ती से क्या बनवा दो, कैथोड। और वो कैथोड बन गया तो उसके पास कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो करोजन भी नहीं होगा। इसलिए जिस चीज को हमें करोजन से बचाना है उसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड। और जब वो कैथोड बनेगा तो उसके पास कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो करोजन में भी नहीं जाएगा। अब उसे कैथोड कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाता है? तो किसी भी एलिमेंट को हम कैथोड बना सकते हैं जब हम उसको कपल करेंगे द मेटल विच इज प्रेजेंट बिलो इट इन ईएमएफ सीरीज। तो जब नीचे वाले मेटल के साथ हम आयन को कपल करेंगे तो आयन किसका रोल प्ले करेगा भाई, कैथोड का। फिर उसके पास जिंदगी में कभी ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, वो करोजन में कभी नहीं जाने वाला। जैसे कि पेट्रोल पंप्स है, वहां पे पेट्रोल के रिजर्वायर होते हैं, और पेट्रोल के रिजर्वायर आयन से बने होते हैं, आयन की टैंक्स होती है बड़ी बड़ी, और आयन की टैंक हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। जमीन मतलब क्या है, अलग अलग कंपाउंड से बनी है, सॉल्ट से, इलेक्ट्रोलाइट से बनी है। बारिश का पानी वहीं पे रहता है तो वहां पे वाटर भी है, तो वहां पे सॉइल एंड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स का खजाना ही है वहां पे। और ऐसे खजाने के अंदर हम आयन की टैंक को गाड़ रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में तो क्या होता है भाई, करोजन फास्ट होता है। तो जमीन के अंदर करोजन ऑफ आयन टैंक फास्टली होना चाहिए। अगर वो आयन टैंक करोड़ हुई, उसको छेद गिर गए तो पेट्रोल तो पूरा जमीन में चला जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, तो ये जो आयन की टैंक है उसको हम जमीन के अंदर गाड़ तो देते हैं, लेकिन उसे कनेक्ट करके रखते हैं किसके साथ, किसी और भी ज्यादा एक्टिव मेटल के साथ। जनरली वो Mg या फिर क्या होता है, जिंक होता है। तो आयन के टैंक को हम अंदर से ही कनेक्ट कर लेते हैं, किसको, Mg रॉड को या जिंक रॉड को। अब ये जिंक नीचे है ईएमएफ सीरीज में तो एनोड का काम करेगा, आयन ऊपर है तो किसका काम करेगा, कैथोड। अब इस कैथोडिक आयन के पास कभी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब ये टैंक क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तो इस तरह से हम कैथोडिक प्रोटेक्शन से भी आयन को क्या कर सकते हैं, करोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस मेजर टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ आयंस, बराबर है। तो करोजन ऑफ आयन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सच प्रोसेसेस। ऑयलिंग है, कलरिंग है, पैसिवेशन है। पैसिवेशन जनरली आयरन के लिए नहीं, किसके लिए यूज किया जाता है, क्रोमियम और एल्यूमिनियम के लिए। अलॉय फॉर्मेशन है, गैल्वेनाइजेशन है, एंड लास्ट में क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।